नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज के बजट की बड़ी बड़ी बातें देख लेते हैं। आज निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसमें सबसे ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे विकास की रफ्तार और तेज होगी, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट के नए नए रास्ते खुलेंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसीलिए सरकार ने बजट में करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए रखे हैं। इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खर्च होगा। और दूसरी बड़ी खबर है कि आज सरकार ने देश में डिजिटल करेंसी को मंजूरी दे दी। अब रिजर्व बैंक 1 साल में डिजिटल करेंसी जारी करेगा। डिजिटल करेंसी में लेन देन हो सकेगा। डिजिटल करेंसी से और डिजिटल एसेट से जो इनकम होगी उस पर 30% टैक्स लगेगा और डिजिटल करेंसी के ट्रांजैक्शन पर 1% TDS भी लगेगा। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि सरकार ने टैक्स पेयर्स को न तो कोई राहत दी है और न कोई नया बोझ डाला है। चौथी बड़ी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसने रिटर्न फाइल किया हो और उसमें किसी इनकम को शो करने में चूक हो गई हो तो 2 साल तक उसे गलती को सुधारने का मौका दिया जाएगा। इसके साथ जो लोग टैक्स की चोरी करेंगे उनके यहां इनकम टैक्स की रेट में जो भी पैसा बरामद होगा अब वो पूरा पैसा जब्त हो जाएगा। अब तक इनकम टैक्स लायबिलिटी और 30% जुर्माना लगाकर बाकी बची रकम वापस कर दी जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सारा पैसा जब्त होगा, मुकदमा चलेगा और जेल होगी वो अलग से। बजट की 5वीं बड़ी बात यह कि सरकार ने इस बार पिछले 25 साल के विकास को ध्यान में रखकर दूरगामी बजट बनाया है। सरकार का दावा है कि इस बजट से किसानों को, नौजवानों को, व्यापारियों को, व्यापार को, इंडस्ट्री को, सबको फायदा होगा। स्वदेशी का विकास होगा, देश आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। यह डिजिटल इंडिया का बजट है, लेकिन राहुल गांधी ने इसे जीरो बजट बताया। विरोधी दलों के तमाम नेताओं ने इसे किसान विरोधी बजट कहा। कुछ लोगों ने इस बजट को बेरोजगारी बढ़ाने वाला बताया। इन बातों में कितना दम है? इस बजट में किसानों के लिए, रोजगार के लिए क्या संभावनाएं हैं? इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का क्या कहना है? उनके क्या तर्क हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा जहां पर चुनाव होने वाले हैं वहां इस बजट पर क्या प्रतिक्रिया मिली? इस पर आज की बात में आज खुलकर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनाता हूं। मोदी ने कहा यह बजट मौजूदा चुनौतियों और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है और इसका असर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो। इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। नरेंद्र मोदी आजकल आमतौर पर जो कुछ कहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो वादे करते हैं, उनकी एक झलक इस बजट में दिखी है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगले 1 साल में 80 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बजट में 48,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। सरकार ने इस साल 3 करोड़ 80 लाख घरों तक पाइपलाइन के जरिए पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
इसके लिए बजट में 60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसीलिए मोदी ने कहा यह बजट गरीबों की भलाई करेगा, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, उनको रोजी रोजगार मुहैया करवाएगा। सरकार ने बजट में 60 लाख नए रोजगार क्रिएट करने का टारगेट रखा है। मोदी ने कहा यह बजट उनकी सरकार के गरीब कल्याण मिशन का ही हिस्सा है। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि वो किसानों के कल्याण पर फोकस करना चाहते हैं। इसकी छाप इस बजट में दिखाई दी। बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर पर काफी फोकस है। किसानों के लिए, सिंचाई के लिए कई तरह की योजनाओं का ऐलान किया गया है। बजट में धान और गेहूं की फसल की खरीद के लिए 2,37,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इससे 1,67,00,000 किसानों को फसल की कीमत का भुगतान सीधे उनके बैंक अकाउंट में किया जाएगा। सरकार ने एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। बुंदेलखंड में केन बेतवा लिंक परियोजना की बात लंबे वक्त से हो रही है। सरकार ने बजट में इस योजना के लिए 1,400 करोड़ रुपए की राशि रखी है। इस परियोजना के पूरे होने से बुंदेलखंड में सिंचाई की समस्या काफी हद तक दूर होगी। केन बेतवा लिंक परियोजना से 9 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। इसके अलावा सरकार ने गंगा के किनारे किनारे 5 किलोमीटर तक ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की योजना का ऐलान किया है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जय जवान और जय किसान के नारे पर आगे बढ़ रही है। किसानों की आय डबल करने के साथ साथ रक्षा के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह बजट इसी दिशा में उठाया गया कदम है। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को
रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। बहुत से लोगों को लगता था कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं तो एक पॉपुलर बजट आएगा, लोकप्रिय बजट आएगा जिसमें बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे, मन को लुभाने वाले बड़े बड़े वायदे किए जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वोटों का ध्यान नहीं रखा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया, दूर की सोची। अगर आज हमारे देश की विकास दर दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है, कोरोना की महामारी के 2 साल बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी हो गई है और तेज रफ्तार से दौड़ने को तैयार है, तो इसका मतलब है कि सरकार की नीति और नीयत दोनों ठीक है। लेकिन विरोधी दलों के नेताओं को बजट में कुछ नहीं दिखाई दिया। राहुल गांधी, पी चिदंबरम, रणदीप सुरजेवाला, मनीष तिवारी, रामगोपाल यादव, के चंद्रशेखर राव, सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी, तमाम नेताओं ने कहा बजट में कुछ नहीं है, जीरो है। न किसानों के लिए कुछ है, न नौजवानों के लिए, न व्यापारियों के लिए कुछ है, न मिडिल क्लास के लिए। फिर सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आधार पर यह बजट बताया और किस आधार पर इसे विकासोन्मुखी, रोजगार देने वाला, किसानों की आमदनी बढ़ाने वाला, इंडस्ट्री को बूस्ट देने वाला बताया। तो इस सवाल का जवाब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने दिया। उन्होंने हर सब्जेक्ट पर साफ साफ क्लियर बात की। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। विरोधी दलों के नेताओं का कहना है कि इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे नौजवानों को रोजगार मिले, और सवाल बड़ा है। निर्मला सीतारमण ने कहा इस बजट से रोजगार ही रोजगार मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 7.5 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है। इससे सड़कें, मकान, पोर्ट और एयरपोर्ट बनेंगे। इसके अलावा सरकार छोटे और मध्यम कारोबारियों की भी मदद करेगी। इन सारे प्रयासों से देश में 60 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इस साल 5.5 लाख करोड़ का खर्च हम उठा रहे हैं, वो 34% या उससे थोड़ा कम पिछले साल से कंपेयर करते हुए, और इस साल आने वाले साल के लिए जो बजट आज पेश किए उसमें 5.5 लाख करोड़ 7.5 लाख करोड़ तक पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बढ़ावा दे रहे हैं उतना अमाउंट तक। उससे तुरंत जॉब्स के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ेगा, क्योंकि जब खर्च उठा रहे हैं हम एसेट क्रिएशन के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, सी पोर्ट्स के लिए, इनलैंड वाटरवेज के लिए, ये सब काम करने के लिए जो रोजगार पैदा होता है, आवश्यक है, उससे जॉब्स इंक्रीज ही होगा। उसके अलावा हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स 14 सेक्टर्स में दे रहे हैं। मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए हर एक नया यूनिट जो वो उत्पादन करेंगे उसके लिए इंसेंटिव देने के कारण, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि ये मैन्युफैक्चर बढ़ाने के समय जॉब्स भी बढ़ाते हैं। सो पीएलआई के पीछे ये भी हमारा मकसद है कि जॉब्स इंक्रीज होगा, इसीलिए पीएलआई देना है। वो सेकेंड बात है। तीसरी, अभी 60,000 crores have been added ये जो अभी सॉवरेन गारंटी के साथ हमने दे रहे हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का, और ECGLS जो दिए पिछले साल MSMEs के लिए, उससे ऑलरेडी एक बाहर की इंडिपेंडेंट स्टडी, सरकार का नहीं, इंडिपेंडेंट स्टडी से ये डेटा आ रहे हैं कि MSME सेक्टर उस लोन को उपयोग करते हुए उनके पास काम करने वाले सबको उनके जॉब्स में बरकरार रखे, वो उन जॉब से हटाया नहीं गया।
सो सरकार के प्लान हर एक ऐसे जो प्लान्स पैंडेमिक के समय दिया गया आत्मनिर्भर भारत के नाम पर, और उसके बाद ये ECGLS, अभी जो ECGLS हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए हम दे रहे हैं, वो सब जॉब्स को मन में रखते हुए ही दे रहे हैं। तो ये बात सही है कि जब सड़कें बनेंगी, पोर्ट्स बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, होटल्स बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, तो उसमें लोगों को रोजगार तो मिलेगा और बड़े पैमाने पर मिलेगा। लेकिन बजट को लेकर आज बहुत चर्चा हुई इनकम टैक्स की। सरकार ने कुछ नहीं किया, ये कहा मिडिल क्लास हमेशा उम्मीद रखती है कि इनकम टैक्स में थोड़ी बहुत रियायत मिलेगी। इस बार के आम बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर का दावा है कि ऐसा नहीं है, सिर्फ इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव से मिडिल क्लास को फायदा होगा। सरकार ने ऐसे कई उपाय किए हैं जिससे टैक्स पेयर्स को फायदा पहुंचेगा। सिनिकली अगर देना है तो मैं बोलूंगी हाँ, टैक्स बड़ा नहीं है इसीलिए राहत है। नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। देयर आर टाइम्स व्हेन यू कैन गिव, देयर आर टाइम्स व्हेन इट विल हैव टू वेट अ बिट लॉन्गर। सो आई एम सॉरी इट डिडंट हैपन, बट बहुत सारे जो मिडिल क्लास का हुआ वो भी मिडिल क्लास के खाते पे डालिए ना। मिडिल क्लास अक्रॉस द बोर्ड, मैं बजट में जो उपयोग की लाइन वो आपको पढ़ना चाहती हूं। इट्स नॉट वन पर्टिकुलर सेगमेंट। किसान में मिडिल क्लास नहीं है, MSME में मिडिल क्लास नहीं है, अफोर्डेबल होम्स में मिडिल क्लास नहीं है, उन सब को राहत दिलाया नहीं है। हम मिडिल क्लास मतलब क्या बोलते हैं? अफोर्डेबल होम्स जो देते हैं मिडिल क्लास को देते हैं। सीनियर सिटीजन्स में मिडिल क्लास नहीं है। आज स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर के नाम पे जो जाते हैं, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में रिटर्न्स इतना अच्छा नहीं है इसीलिए स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, वो मिडिल क्लास नहीं है। निर्मला सीतारमण ने महंगाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों के वक्त जो इन्फ्लेशन है डबल डिजिट में रहती थी, लेकिन इस वक्त इन्फ्लेशन 6% है, तो 6 नंबर पर है। इसलिए उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा महंगाई नहीं है। लेकिन निर्मला सीतारमण की कोई बात राहुल गांधी को पसंद नहीं आई। राहुल गांधी ने बजट को जीरो बजट बताया। राहुल गांधी ने कहा कि नौकरी पेशा लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, गरीबों और वंचितों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। इस पर निर्मला सीतारमण ने कहा उन्हें उन लोगों पर तरस आता है जो बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे तुरंत रिएक्शन देने लगते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ये देखें कि पंजाब में लोगों को रोजगार मिल रहा है या नहीं, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी अगर सोच समझकर आलोचना करें तो उनका स्वागत है, वरना लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेंगे। I wish as a leader of the oldest political party, Shri Rahul Gandhi, please understand what has been said in the budget. On every one of the category that is named, youth, farmer, I have mentioned repeatedly where, what benefits them. I pity people who come up with quick responses. Quick, understanding response, I'm ready to answer. But just because you want to put something in Twitter, it doesn't help. जो फ्रजाइल इकोनॉमी वो छोड़ कर गए, उसको पिछले 5 साल में और अभी 2-3 साल में इतना इकोनॉमी पैंडेमिक के वजह भी आज उबर कर ऊपर आ रहे स्टिमुलस देने के बाद, हर वर्ग का कुछ ना कुछ देने के बाद बिना सोचे समझे ऐसे कमेंट्स करना, I only pity a party which has a leader who just comments without thinking. जितने भी कमेंट्स हमारे ऊपर वो डाल रहे हैं, कम से कम जिन राज्यों में शायद 2 बचा है जहां उनके सरकार है, जाके वो करके दिखाने के लिए उनसे बोलिए। क्या पंजाब में एम्प्लॉयमेंट ठीक है? क्या महाराष्ट्र में किसान ठीक है? आज भी महाराष्ट्र में कॉटन फार्मर्स के बीच में आत्महत्या हो रही है, उसको रोक रहे हैं राहुल गांधी। इसीलिए
हर विषय बोलने से पहले वो महाराष्ट्र और पंजाब में कर दिखाएं, फिर बात करें। निर्मला सीतारमण का गुस्सा जायज है। आज के बजट को अगर पुराने परंपरागत तरीके से एनालाइज करेंगे तो दिखाई देगा कि इनकम टैक्स में राहत नहीं मिली, चीजों के दाम कम नहीं हुए, किसानों को कुछ नहीं मिला, रोजगार के लिए कुछ नहीं हुआ, नौजवानों के लिए कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसी बजट को नए मॉडर्न इंडिया के लिहाज से देखें तो बिल्कुल दूसरी तस्वीर दिखाई देती है। पता चलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर जोर है। मैं तो कहूंगा कि हमारे देश का पहला ई बजट है। आपको हर एरिया में डिजिटल की छाप दिखाई देगी, नए जमाने की हवा दिखाई देगी, चाहे सोलर एनर्जी हो या मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग हो, सबके लिए बड़े प्रावधान हैं। इनसे न सिर्फ रोजगार मिलेगा, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आपको इस बजट में हर जगह डिजिटल दिखाई और सुनाई देगा। डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल हेल्थ, डिजिटल रूपी और डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए टेलीकॉम में 5G की तैयारी, किसानों के लिए भी ड्रोन, इसी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग, बड़े पैमाने पर पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स और हाईवेज का निर्माण, स्टार्टअप को प्रोत्साहन, ये सब नए जमाने की चीजें हैं। अगर हमें दुनिया का मुकाबला करना है, देश को वाकई में विकास के रास्ते पर ले जाना है, तो यह सब बहुत जरूरी है। इसमें रोजगार भी है और ज्यादा कमाई भी, एक्सपोर्ट भी है और ज्यादा FDI भी। यह नए डिजिटल इंडिया की तस्वीर है और इसको उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने 25 साल के विजन की बात की है। अगर आजादी के बाद सरकारों ने इसी तरह की दूरंदेशी दिखाई होती, आने वाले 20-25 साल को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई होती, तो आज देश बहुत आगे निकल चुका होता। लेकिन विरोधी दलों के नेताओं का नजरिया पुराना है। सरकार फिगर्स दे रही है, निर्मला सीतारमण तर्क दे रही है, लेकिन विरोधी दलों के नेताओं ने न तो तर्क सुने, न सरकार के दावों पर यकीन किया। लेकिन उनकी बात सुनना भी जरूरी है। ज्यादातर विरोधी दलों ने एक ही बात कही, डायरेक्शन लेस बजट है, जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला बजट है, इस बजट से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिदंबरम, मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा जैसे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने निर्मला सीतारमण के बजट की आलोचना की। पी चिदंबरम ने बजट को इसलिए कोसा क्योंकि बजट में सिर्फ 2 बार गरीब शब्द का इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस ने इस बजट को आजाद भारत का सबसे पूंजीवादी कैपिटलिस्ट बजट बताया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा इस बजट में कुछ है ही नहीं, ये जीरो बजट है। ये पूंजीवादी बजट है। करोड़ों नौकरियां चली गई, 60 लाख छोटे उद्योग खत्म हो गए, 84% घरों की आय टूट गई, प्रति व्यक्ति आय 1,08,000 से कम होकर 1,07,000 हो गई, प्रति व्यक्ति खर्च 62,000 से कम होकर 59,000 रह गया। 4.5 करोड़ 60 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिए गए। बेरोजगारी शहरों में 8% पार कर गई और गांव में 6%। जो मुद्रास्फीति है, महंगाई जो है, वो 12% को पार कर गई और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी 6% को पार कर गई। इसलिए इस बजट का सार अगर देखें तो इस बजट का सार है कुछ नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा इस बजट में सब कुछ है। निर्मला सीतारमण ने सामाजिक न्याय बढ़ाने वाला बजट पेश किया है। इस बजट में अगले 25 साल का विजन दिखता है। जेपी नड्डा ने कहा इस बजट से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो बेहतर होगा ही, साथ ही ईज ऑफ लिविंग भी नई ऊंचाइयों को छुएगी। इस बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। यह गरीब कल्याण बजट है। यह गरीबों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को समर्पित बजट है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा
सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। यह ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना कोरोना काल में भी भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाता है। फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य 6.9% से घटाकर 6.4% करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के साये में पेश किया गया यह दूसरा बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नया आयाम देते हुए यह बजट सभी वर्गों को, छोटे बड़े उद्यमियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। लेकिन विरोधी दलों का एक ही डायलॉग है, इस बजट में किसी के लिए कुछ भी नहीं है। शिवसेना की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि सरकार ने ऐलान तो बहुत किए, अब घोषणाओं के आधार पर दावे किए जा रहे हैं। ऐलान तो पिछले कई साल से हो रहे हैं, लेकिन जमीन पर कुछ दिखता नहीं। यही इस बजट का सार है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार दावा कर रही है सबको कुछ न कुछ दिया, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। ना आम आदमी का बजट है, ना किसानों का बजट है, ना महिलाओं का बजट है, ना युवाओं का बजट है, ना बुजुर्गों का बजट है। ये बजट फिर से वही प्रूव करता है कि पॉलिसीज बगैर सोचे समझे ये सरकार करती है और कुछ लोगों का एजेंडा चलाती है। अब मैं आपको सुनाता हूं विरोधी दलों के रवैये पर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने क्या कहा। पीयूष ने कहा कि बजट को समझने के लिए समझदारी भी चाहिए। सरकार विपक्ष को समझदारी तो नहीं दे सकती। मैं समझता हूं बजट समझने के लिए समझदारी तो चाहिए। उनको आंकड़े देखने नहीं आते हैं, इससे उनको जीरो सम दिखता है। मैं समझता हूं ये एक आधारशिला बना है जो भारत के भविष्य को नापने में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर तय होगा। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री ने एक नई दिशा दिखाई है देश को, कैसे देश की दशा को और अच्छा बनाया जाएगा। सरकार देश में सुविधाएं उपलब्ध कराए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश करे और 35% वृद्धि की उस पर फोकस करे और निजी निवेश उसके आधार पर स्वाभाविक रूप से अपना काम शुरू करेगा और सरकार और निजी निवेश मिलके देश को समृद्ध बनाए। तो एक बड़ा विजनरी बजट है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती देने वाली समाजवादी पार्टी ने बजट को अमीरों के फायदे वाला बजट बताया। पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार ने हीरे जवाहरात पहनने वालों को राहत दी है, आम लोगों को नहीं दी। रामगोपाल यादव का तंज सरकार के उस ऐलान पर था जिसमें तराशे और पॉलिश किए गए डायमंड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है। 25,000 किलोमीटर नया नेशनल हाईवे बनाने के ऐलान पर रामगोपाल यादव ने कहा कि सरकार नई सड़कें नहीं बनाती, स्टेट हाईवेज को नेशनल हाईवेज में तब्दील कर देती है। न तो एमएसपी को लीगलाइज किया, न इनकम टैक्स में आम आदमी को जो सैलरीड क्लास से लेके जो है इनको कोई राहत दी। हाँ, बड़े लोगों बजट है, कॉर्पोरेट में दी राहत दे दी। डायमंड पे कस्टम ड्यूटी कम कर दी क्योंकि हमारी सब माताएं बहनाएं गरीब लोगों की हीरे कई जगह पहनती हैं वो जेवरात। सब बड़े लोगों के लिए कुछ भी राहत नहीं। इतने किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाएंगे, ये हम जानते हैं इनका तरीका क्या है। स्टेट हाईवेज को कन्वर्ट कर देते, नाम दे देते हैं नेशनल हाईवे, बनाते कुछ नहीं। मैंने 2 नेशनल हाईवे स्वीकृत करवाए थे राजनाथ सिंह जी जब थे, आज तक नहीं। आज तक कब थे? यूपीए के दोनों सरकारें चली गई, इनकी एक चली गई, दूसरी आ गई, राजनाथ सिंह ने की, आज तक नहीं बना। रामगोपाल यादव के आरोपों का जवाब ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने दिया। नितिन गडकरी ने कहा इस बजट में 1,06,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रखे गए हैं। इससे सड़कें बनेगी, नए पोर्ट और हवाई अड्डे बनेंगे, नदियों के जरिए ट्रांसपोर्ट के रूट डेवलप किए जाएंगे। गडकरी ने कहा इस बजट से नए भारत का निर्माण होगा और लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण रोजगार निर्माण होंगे, नए भारत का निर्माण होगा और एक प्रकार से
जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होती तब तक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होता। इसी बात को ध्यान में लेकर इसको सर्वोच्च प्राथमिकता वित्त मंत्री जी ने दी है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आने वाला ये बजट विशेष रूप से ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ हमें लेके जाएगा, जो हमारी इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 3 इंपॉर्टेंट पिलर है। इकोनॉमी के बारे में इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण में कमी होगी। दूसरी ओर वेस्ट टू वेल्थ वाली आइडिया जो है, जो पराली जलाते थे वो पैलेट बनाएंगे और पावर में उसका यूज होगा पैलेट का। किसानों के लिए, किसानों के युवाओं के लिए, वहाँ के गांव के युवाओं के लिए नए रोजगार निर्माण होंगे। तो एक नए भारत का निर्माण करने का जो एक प्रधानमंत्री की सोच है, उसका दिशादर्शन इस बजट में हुआ है। मुझे लगता है सरकार ने सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है विरोधी दलों के नेताओं को। राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, केसीआर हो, सीताराम येचुरी, तमाम नेता एक ही बात कह रहे थे, बजट गरीब विरोधी है, बजट में नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। बजट से सबसे ज्यादा हैरानी हुई अखिलेश यादव और मायावती जैसे उत्तर प्रदेश के नेताओं को, जो चुनाव के मैदान में है। उन्हें लगता था उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बड़ा राज्य है, असेंबली इलेक्शन है, तो सरकार ऐसा बजट लाएगी जो बड़ा लोकप्रिय होगा, कुछ ऐसे प्रोविजन किए जाएंगे जिससे वोट का इंतजाम हो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भी इन राज्यों के नेताओं को यह बजट पसंद नहीं आया। अखिलेश यादव ने बजट की बातों को बेकार बताया। अखिलेश ने एक कविता टाइप तुकबंदी की, ट्विटर पर लिखा, काम कारोबार सब हुआ चौपट, अब लोगों की जेब काटने के लिए आया भाजपा का एक और बजट। मायावती ने भी ट्विटर के जरिए बजट को मिडिल क्लास की बर्बादी का बजट बताया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट यूपी को आबाद करने वाला है, सरकार 80 लाख घर बनाएगी और सबसे ज्यादा घर यूपी वालों को मिलेंगे। सरकार छोटे उद्योगों को मदद करेगी, सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश के उद्योगों को मिलेगा। हर गांव में हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है और देश के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 5G की सुविधा उपलब्ध कराने की एक बेहतरीन पहल प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। केंद्रीय यूनियन बजट को प्रस्तुत करने के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और उत्तर प्रदेश को खासतौर पर इसका सर्वाधिक लाभ होना है, क्योंकि देश का सबसे बड़ी आबादी का राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे युवा ज्यादा युवा उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा मकान भी यूपी को मिलेंगे और सबसे अधिक युवाओं को यूपी के ही नौकरी भी मिलनी है और इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन भी करते हैं। योगी का पूरा फोकस यूपी पर है। जिस समय निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी, उस वक्त योगी आदित्यनाथ मेरठ में थे। योगी ने मेरठ की सिवाल खास और किठौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात की और इसके बाद छोटी जनसभा को संबोधित किया और हर जगह अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की चुनावी दोस्ती पर हमला किया। योगी ने लोगों को अखिलेश यादव की सरकार के जमाने हुए दंगों की बार बार याद दिलाई और इसके बाद लोगों से पूछा, क्या कोई दंगाइयों को वोट देगा? क्या कोई उन लोगों को सपोर्ट करेगा जो बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा हो? 2017 के पहले हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। दंगाइयों का मुंहतोड़ जवाब वही देगा जिसमें दम होगा ना। जब यहां के नौजवान उसका विरोध करते थे तो इन पे झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते थे। बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी, किसान परेशान था, नौजवान को नौकरी नहीं थी। हम लोगों की जब सरकार आई थी, हमने पहला फैसला किसानों के ऋण माफी की किया था, दूसरा फैसला अवैध बूचड़खानों को बंद करने का भी किया था और तीसरा फैसला बेटियों की सुरक्षा के लिए भी किया था। बेटी तो बेटी होती है, सबकी होती है। ये लोग जो बेटियों की सुरक्षा पर खतरा होकर के मंडराते थे, हमने भी खुली छूट दी थी। इन खतरों से कायदे से निपट करके इनके गलों में तख्ती लगा करके थाने थाने में जान की भीख मांगते रहे। आपने 5 साल में कोई दंगा देखा?
पहले तो हर तीसरे दिन दंगा होता था। क्या दंगा कराने वालों को वोट देंगे? बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए लोगों को वोट देंगे? कोई स्वाभिमानी समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की सुरक्षा पर खतरा बने हुए तत्वों को कभी समर्थन नहीं कर सकता है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी और आरएलडी के अलायंस पर बोले। योगी ने कहा, 2 लड़कों की जोड़ी अब वोट मांगती घूम रही है, लेकिन ये 2 लड़के उस वक्त गायब थे जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को मदद की जरूरत थी। योगी ने कहा, जब पश्चिमी यूपी दंगों की आग में सुलग रहा था, तब एक लड़का लखनऊ में बैठकर पश्चिमी यूपी के नौजवानों को पिटवा रहा था, दंगा करने वालों को सम्मानित कर रहा था, जबकि दूसरा लड़का दिल्ली में बैठकर तमाशा देख रहा था। जब संकट था तभी 2 लड़कों की जोड़ी गायब थी। एक लखनऊ से जाटों को पिटवा रहा था, झूठे मुकदमों में उन्हें जेल के अंदर ठूस रहा था। गौरव और सचिन जैसे 9 युवक मारे जा रहे थे, तो वह व्यक्ति उन दंगाइयों को अपने मुख्यमंत्री आवास पे बुलाकर के सम्मानित करता था। आज शर्म नहीं आती इन लोगों को आपके पास आकर के फिर से गुहार करने की? सुरक्षा के लिए तो ये सपा की टोपी ही खतरा है। इनकी जो ये लाल टोपी है ना, इसको रेड अलर्ट प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा, एक खतरा है सुरक्षा के लिए, खतरा है। इस लाल टोपी का मतलब दंगा, इस लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री सीटर, इस लाल टोपी का मतलब राह चलते हुए नागरिकों के साथ राहजनी, इस लाल टोपी का मतलब किसानों के खेत से ट्यूबवेल और वहां के पंपिंग सेट का चोरी हो जाना, यही तो है। और इसीलिए आज वो गुहार लगा रहे हैं, लाल पोटली लेकर के जा रहे हैं, हम संकल्प ले रहे हैं। अरे तुम्हें संकल्प तो तुम ले ही नहीं सकते, तुम तो सो रहे थे जब दंगों में यहां के लोग मारे जा रहे थे। पहले हमारे युवाओं के लिए नौकरी निकलती थी, और ये डबल जोड़ी की जो आई है ना, 2 लड़कों की जोड़ी, इनमें से एक जोड़ीदार अपने चाचा के साथ वसूली में निकल पड़ते थे, तब मेरठ और सिवाल खास का नंबर नहीं आता था। आज अखिलेश यादव तो चुनाव के मैदान में नहीं दिखाई दिए, लेकिन जयंत चौधरी ने वेस्टर्न यूपी में कैंपेन किया। मथुरा के छाता विधानसभा सीट पर जयंत चौधरी ने कहा कि आजकल योगी गर्मी की बात कर रहे हैं, जल्दी ही उनकी गर्मी ठंडी हो जाएगी। योगी ने कल अपनी एक रैली में कहा था कि कैराना और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह जो गर्मी दिखाई दे रही है वो कुछ दिनों में शांत हो जाएगी, क्योंकि वो मई और जून की गर्मी में भी शिमला बना देते हैं। इस पर जयंत चौधरी ने कहा कि हमारे तो खून में ही गर्मी है, योगी जी खून की गर्मी कैसे कम करोगे? दिन ही नहीं खुल रहा। हो सकता है कि जो योगी जी कह गए थे ना कि गर्मी ज्यादा हो रही है, सर्दी लाऊंगा, ये सारा काम लखनऊ से हो रहा होगा। ना जाने उनको कौन सी गर्मी दिख रही है पश्चिम में, वो यहाँ के लोगों का मिजाज नहीं जानते। हमारा तो खून ही गर्म है, और उस खून का क्या इलाज कर लोगे तुम? बाबा हमारे खून का इलाज करने चले हैं, उन्हें नहीं मालूम हमें कोई कुछ देता नहीं, हम तो लेते हैं। तो हमारा तो खून ही गर्म है। बाबा जी आप जो है कंबल ओढ़ के गोरखपुर में सो जाओ, आपका काम नहीं है यहाँ। आप नहीं समझ पा रहे यहाँ की बात। बड़े अच्छे अच्छे वादे आपको किए गए, तब ये लोग सत्ता में आए, और कोई छोटा आशीर्वाद नहीं दिया आपने, भरपूर आशीर्वाद दिया। झक के इनका झोला भर दिया आपने। पूरी बहुमत है, जो चाहे कर सकते। और क्या किया? आपके हाथ में एक टॉर्च दे दी, और कहा लाठी ले लो और खेत में तार लगा लो और पूरी रात वहीं पहरेदारी करो। जयंत चौधरी अपनी हर सभा में एक बात जरूर कहते हैं और बार बार सफाई देते हैं कि चुनाव के बाद भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, अखिलेश का साथ नहीं छोड़ेंगे। जयंत चौधरी बार बार बताते हैं कि बीजेपी के नेता जाटों को कंफ्यूज करने के लिए, जाटों में फूट डालने के लिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। बीजेपी के नेताओं पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। जयंत चौधरी ने आज भी कहा कि बीजेपी जाट जाट चिल्ला रही है क्योंकि वो समाज में विभाजन पैदा करना चाहती है।
निगाहें पंजाब, राजस्थान, पूरे उत्तर भारत के वो किसान, उनकी निगाहें है कि उत्तर प्रदेश कौन सा फैसला लेगी, क्या मैंडेट किसको देगी। सब कुछ दांव पे लगा है, सब कुछ दांव पे लगा है। एक एक वोट कीमती है। इनके मुंह बंद कर दो जो कह रहे हैं कि आ जाओ, आज नहीं तो कल आ जाओगे। हम इतने सस्ते लोग नहीं, हमारा ईमान हम बेच नहीं सकते। जो कह दिया तो करेंगे, जो फैसला ले लिया तो ले लिया। और करने को तो करना होता तो 1 महीने पहले नहीं हो जाता। आप ये सोचो, हम तो नहीं कह रहे कुछ, और ये जाट 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 क्यों क्यों? चौधरी चरण सिंह के आगे कोई जाट जाट चिल्लाता तो चौधरी साहब क्या कहते उन्हें डांट देते, धमका देते, भगा देते। ये जाट 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 क्यों, काहे को चिल्ला रहे हैं? आपके लिए कोई लगाव है क्या? कल मैं देख रहा था टेलीविजन पे, मोदी जी कह रहे हैं मैं तो जाटों से लस्सी लेके पिया करता था। ये कौन सी बात हो गई? इनकी मंशा है हमें तोड़ने की। आज आपको ताकत मिलने वाली है और उसे खंडित करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, विभाजन हो जाए, हमें फायदा मिल जाए, जाट अलग थलग हो जाए, दूसरी बिरादरी सोचे कि ये तो जाटों की बात करते हैं, ये तो जाटों के नेता हैं। इतने खुल के मैं जाट जाट कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन इन लोगों ने मुझे मजबूर किया, मैं जवाब दूंगा क्योंकि मेरा काम है, मुझे आपको आगाह करना है। आमतौर पर चुनाव के वक्त विपक्ष हमलावर रहता है। जिस पार्टी की सरकार होती है वो डिफेंसिव पर होता है, विपक्ष सवाल पूछता है और सरकारी पक्ष को जवाब देने पड़ते हैं। लेकिन यूपी में उल्टा हो रहा है। योगी आदित्यनाथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहले अपनी सरकार के काम गिनाते हैं और विपक्ष पर करारा हमला करते हैं, दंगों की याद दिलाते हैं, गुंडागर्दी का जिक्र करते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त अपराधियों के दबदबे की याद दिलाते हैं। और हालत यह है कि जिन लोगों को चुनाव के वक्त सवाल पूछने थे उन्हें जवाब देना मुश्किल हो रहा है और यही योगी की सफलता है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी ने आज श्री चमकौर साहब सीट से दूसरा नॉमिनेशन फाइल किया। इस सीट से चन्नी 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद चन्नी ने लोगों से अपील की कि उन्हें कम से कम 50,000 वोटों से जिताएं। इससे पहले उन्होंने कल भदौड़ सीट से भी नॉमिनेशन फाइल किया था। चन्नी 2 सीटों से चुनाव के मैदान में हैं, इसलिए कहा जा रहा है उन्हें चमकौर साहब से हार का डर है। लेकिन आज चन्नी ने कहा कि अगर उन्हें हार का डर होता तो सबसे सुरक्षित सीट चुनते, लेकिन उन्होंने उस भदौड़ सीट को चुना, वहां से लड़ने का फैसला किया जहां 50 साल में कांग्रेस सिर्फ 1 बार जीती है। बहुत कह रहे थे कि जी मालवे में हमारी बड़ी पड़त है, जो सबसे कमजोर सीट मानी जा रही थी, जहां 50 साल से कांग्रेस नहीं जीती थी, 1 बार जीती है बस, वहां भी मैं गया हूं और पूरा मालवा एक तरफ हो गया है। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ी बात कही। कैप्टन ने कहा कि चन्नी और सिद्धू दोनों ही इस लायक नहीं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। कैप्टन ने कहा कि चन्नी की काबिलियत सिर्फ मंत्री बनने तक की है, मुख्यमंत्री जैसा चैलेंजिंग काम उनके बस का नहीं है। मेरी तरफ से ये है कि दोनों को बनाओगे तो पंजाब का भट्टा बटाओगे। मैं आपको कह रहा हूँ, अच्छा, सिद्धू को बनाओ या मिस्टर चन्नी को भी बनाओ, वो दोनों को मैंने कहा, दोनों को बनाओगे। चन्नी साहब का आपको क्या? He is the same thing. His level is that of a minister. His level is that, not that of a chief minister. He is not a chief minister material. He is a minister material, and also certain ministers. He is minister of culture. He is minister of technical education because he has done technical education. तभी मैंने उसको बनाया था। And ये वो बातों को संभाल सकता है, ये नहीं संभाल सकता प्रॉब्लम्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड ऑल। पहले 10 दिन तो कहता रहा था इधर तो कोई ड्रोन नहीं आ रहे, रोज ड्रोन आ रहे हैं, रोज हथियार आ रहे हैं, वेपन्स आ रही हैं, एक्सप्लोसिव्स आ रही हैं, सब कुछ आ रही हैं। किस लिए आ रही हैं? इस वक्त की ताजा खबर आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी की नई लिस्ट मेरे पास में है। नई लिस्ट में 17 नाम है और लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है मंत्री ब्रजेश पाठक का और एक चौंकाने वाला मंत्री स्वाति सिंह का। लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को टिकट मिला है। ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ की सरकार में लॉ मिनिस्टर हैं। लखनऊ कैंट सीट पर कई नेताओं की दावेदारी थी। रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी के लिए इस सीट की डिमांड थी। हाल ही में बीजेपी में शामिल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी लखनऊ कैंट से टिकट की उम्मीद लगाए हुए थी।
लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से स्वाति सिंह का टिकट कट गया है। स्वाति सिंह भी योगी सरकार में मंत्री हैं। उनके पति दयाशंकर सिंह को भी टिकट नहीं मिला। इस सीट से पति पत्नी दोनों दावेदार थे, टिकट मांग रहे थे। सरोजनी नगर सीट से ईडी के पूर्व अफसर राजेश्वर सिंह को टिकट मिला है। राजेश्वर सिंह अभी कल ही वीआरएस का ऐलान किया था और कल ही उनका इस्तीफा ईडी में स्वीकार हुआ। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और आज उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया। बीजेपी ने ऊंचाहार सीट से अमरपाल मौर्य को टिकट दिया है। यह समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे मैदान में है। इस सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे भी टिकट मांग रहे थे और इसके बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा लखनऊ ईस्ट से आशुतोष टंडन को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। लखनऊ पश्चिम सीट से अंजनी श्रीवास्तव को टिकट मिला है। लखनऊ नॉर्थ से नीरज बोरा बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, जबकि लखनऊ मध्य से रजनीश गुप्ता चुनाव के मैदान में उतरेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।